4 मेजर हेड्स। पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा लाइन आइटम बोलते हैं वैसे उसको, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, चौथा करेंट लायबिलिटीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज which can be paid in more than one operating cycle. If nothing is specified, operating cycle is assumed to be of 12 months. तो अभी हम ऑपरेटिंग साइकिल की डिस्कशन नहीं कर रहे, वो हम अलग से करेंगे, बट अभी हम बात करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। The term non current liabilities is defined in schedule 3, okay जी, in a negative manner. Negative manner का मतलब होता है liabilities which are not current liabilities. Negative मतलब ये नहीं कि कोई गंदी चीजें हैं, no. Negative manner मतलब ऐसे कोई चीज होता है कि जो वो नहीं है वो ये है। तो liabilities which are not current liabilities are non current liabilities. Current liabilities जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है आपने, जो लाइबिलिटी तो है बट करंट नहीं है, तो नॉन करंट है। ओके, 4 सब हेड्स हैं। मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज, 4 सब हेड्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नॉट इन कोर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, बट आपको बैलेंस शीट पूरी याद होनी चाहिए। बैलेंस शीट आपको पूरी याद होनी चाहिए, कहाँ उनकी प्लेसमेंट है ये पता होने चाहिए। वो आइटम्स इंडिविजुअली उसके अंदर क्या आता है वो सब नहीं हमारे कोर्स में, प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, हाउएवर देयर प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट कैन बी इवैल्यूएटेड। मतलब बैलेंस शीट का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि नॉन करेंट लायबिलिटीज, पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आइटम्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के आपको याद करने हैं, बाकी जस्ट रीड वंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, ध्यान से देखना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी ने पैसा बोरो किया है जिसको पे करने के लिए कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पैसा दिया है, उसमें क्या क्या आपको बस याद होना चाहिए? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स और अदर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने बोरो किए हुए हैं, बाहर वालों ने जो हमें पैसा दे रखा है 1 साल से ज्यादा के लिए, वो सब होती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखना। आइटम्स तो सिंपल है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने बैंक से लोन बोरो किया 5 साल का, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 साल का लोन था, अब 4 साल हो चुके हैं, ठीक है ना, अब 1 साल ही बचा हुआ है, अब बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो बोरो तो मैंने 5 साल के लिए किया था, बट 4 साल खत्म हो चुके हैं, 1 ही साल बचा है। अब वो कहां आएगा? क्या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा? रॉन्ग। अब वो क्या माना जाएगा? आपकी करंट लायबिलिटी। इट इज पेबल विद इन 1 ईयर। करो ये क्या बात हुई सर, आपने तो 5 साल के लिए लिया था। हाँ लिया था 5 साल के लिए, 4 हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 1 साल ही बचा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म, क्या बोलते हैं उसको? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। और कैसे अज्यूम कर सकते हैं तुम्हारे स्कूल वाले की ये सब बातें तुम्हें, अरे ये तो जनरल इंग्लिश है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आपने दिया था लॉन्ग टर्म के लिए, बट उसका टेन्योर खत्म हो चुका है, अब विद इन 1 ईयर पेएबल है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, फिर वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं रहेगा। Oh Jesus. As a part of long-term borrowings, as a part of long-term borrowings may become due for repayment within 12 months from the balance sheet date or within the period of operating cycle. In such a case, part of the borrowings that becomes due for repayment is shown under major head current liabilities and subhead short-term borrowings. अब वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? Current liabilities.
as current maturities of long term debts. सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना कि ये करंट लायबिलिटीज में आएगा. किस में आएगा? ये करंट लायबिलिटीज में आएगा. ये मुझे इनका सही नहीं लगा. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैं काट रहा हूं अभी, मैं आपको बता ही नहीं रहा, ठीक है ना. बट मैंने आपको क्या बताया? लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, 1 साल से ज्यादा का टाइम है. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आपने 5 साल के लिए बोरो किया था, बट अब 4 साल खत्म. अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल के अंदर अंदर आपने पे करना है. नाउ इट इज अ करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. इट विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटीज. अभी आपके लिए इतना ही. ओके, मतलब समझ आ गया ना कौन सी क्या बात हो रही है. आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया था, लेकिन अब हो गया ना, वो कभी तो खत्म होगा टाइम. अब 1 साल ही बचा, विद इन 1 ईयर आपको पे करना है. तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं, करंट लायबिलिटीज में आएगा. कहाँ आएगा वो मैं नहीं बता रहा, करंट लायबिलिटीज में आएगा. मैंने आपको इतना बताया. ओके, ये नहीं, मतलब इतना काफी है अभी करंट लायबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लोन बोरो किया था, अब 12 महीने के अंदर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया था, 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट है. सेम बात है. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मीनिंग क्लियर? ठीक है जी. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये सारे नाम याद होने चाहिए: डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आपको अभी करा ही नहीं रहा. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, बट पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन वाइज. अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कह रहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा और कोई भी आपकी लायबिलिटी जिसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है. कुछ एग्जांपल्स: ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स कुछ मेंशन नहीं होता तो ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटी होती है. क्रेडिटर्स कोई बात नहीं भाई साहब, आप दे देना 2-4 साल में, क्या दिक्कत है? ऐसा होता है क्या? नहीं, 2-3 महीने में दे देना. तो कुछ मेंशन नहीं है तो ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होते हैं. लेकिन अगर हमारी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई 2 साल में दूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम, तो फिर वो अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगा. कोई भी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अलावा जिसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो वो कहाँ जाता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. एक तो एग्जांपल हो गया ट्रेड पेबल्स, इफ पेबल इन मोर देन 1 ईयर, और दूसरा अदर्स. अदर्स अदर्स कुछ भी, कोई भी आपकी, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन. आपने डिबेंचर्स बोरो करे और डिबेंचर्स इशू करे थे, लोन बोरो किया. नाउ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम. हो सकता है कि जब आप डिबेंचर्स रिडीम करो, रिडीम जब आप लोगों के पैसे वापस करो, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दो. कब दोगे? डिबेंचर्स के साथ ही दोगे ना. तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानी जाती है आपकी. क्या मानी जाती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क ये होता है, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल. जब कंपनी बंद होगी तो ही आपको पैसे वापस मिलेंगे कंपनी से. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल. सेम, जब कंपनी शेयर्स के पैसे वापस कर रही थी प्रेफरेंस शेयर्स के, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए बोला कि हम देंगे आपको प्रीमियम. तो जब देंगे तो तब देंगे. तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं. क्या होती हैं? तो एग्जांपल्स पता होने चाहिए. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, बट मैं खुद बता दूंगा ना कौन सी चीज करने की जरूरत नहीं है, कौन सी चीज एक बारी पढ़ने की जरूरत है. तो ये पढ़ने की जरूरत है कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए. लास्ट चीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कंपनी ने प्रोविजन क्रिएट करा है कि हो सकता है हमें आगे जाके ये पैसे देने पड़े 1 साल से ज्यादा में. एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पढ़ेंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉर्मली रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड कुछ होते हैं. प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. आपको पता है आपके एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तो आपको उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट अ फ्यूचर लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी. आपको पता है कि आगे जाके पैसे देने पड़ेंगे, एग्जैक्टली कितने देने पड़ेंगे पता नहीं, बट देने पड़ेंगे ये पता है. तो पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो.
एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 साल से बाद में, हाँ एग्जाम्पल प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो बस मीनिंग कि लाइबिलिटी 1 साल के बाद ड्यू होगी, हो सकता है होगी, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो प्रोविजन क्रिएट करके चलो। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है जी। अनदर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, आपने सामान बेचा हुआ है, आपको पता है कि आएंगे ना लोग कि सब ऐसा थोड़ा किसी का खराब ही नहीं होगा, तो 5 साल की आपने वारंटी दे रखी है, तो 5 साल में जो भी आएगा आपको फ्री में उसकी रिपेयर्स करनी पड़ेंगी, तो पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो। वारंटी क्लेम्स, और कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एंड प्रोविजन फॉर अर्न लीव, बस मीनिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी बट द अमाउंट इज नॉट नोन विद एक्यूरेसी। देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे पता नहीं, 1 साल से बाद देने पड़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस एग्जाम्पल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वारंटी क्लेम्स, ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। एम्प्लॉइज को दिया जाता है कि जो लोग छुट्टी नहीं मार रहे, उनकी छुट्टियां अक्यूमुलेट होती रहती हैं, फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं कि उन्होंने छुट्टी नहीं मानी। अर्न लीव, एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता भी हो, क्योंकि यूज नहीं हुई ना अभी तक अकाउंट। मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ 11 से, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आता, ये पार्टनरशिप में नहीं आता, ये कंपनी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। पढ़ लोगे तो पता चल जाएंगी, नहीं पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर्स नहीं बता रहे ये सब। आगे के चैप्टर्स इनका मीनिंग और इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, वो तो इनके कैलकुलेशंस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के टूल्स में। तो मतलब यही समझोगे जितना समझोगे।